चंडीगढ़ तुम्हें जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पर और बढ़िया आर्किटेक्चर रखा हुआ है। क्या मतलब लैंड प्लानिंग अगर कहीं पर देखने को मिला मुझे पूरे इंडिया में, लगभग लगभग मैं बेंगलोर में घूमा हूँ, पुणे में, मुंबई में घूमा हूँ, दिल्ली में, नोएडा में घूमा हूँ, और प्रयागराज में घूमा हूँ, लगभग लखनऊ में घूमा हूँ, बनारस में घूमा हूँ, कानपुर में घूमा हूँ, ऐसे कई शहरों में मैं जा चुका हूँ। और हिमाचल के कई शहरों में गया हूँ, देहरादून गया हुआ हूँ। तो इन सब का एक रिजल्टेंट अगर मैं निकालूँ कि बेस्ट प्लानिंग का जो मुझे कॉन्सेप्ट लगा, प्लानिंग वाइज क्या बोलते हैं, छोटी बिल्डिंग्स के लिए चंडीगढ़ बेस्ट सिटी है। बेस्ट प्लानिंग सिटी इंसान के रहने के लिए। एक्चुअली में शहर वैसा ही होना चाहिए। वहाँ पर कैसे करते हैं कि एक रोड निकलेगी और कन्फ्यूज़न वाला रोड नहीं निकलेगा, जैसे कि सेक्टर 43, तो 43 में ही ABCDEF, तो मैक्सिमम एफ तक रहेगा वहाँ पर समझ रोड एंडिंग। समझ गया। ठीक हाँ है। मतलब रोड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत प्लानिंग से यस बिठा रहे हो लोग, यस, और ऐसा उस उसमें ताकि एक, सबको एक्सेस मिल सके। हाँ एक तो वो, दूसरी चीज़ क्या कि भीड़ कैसे मैनेज हो सकती है। आपको सोसाइटी, आपको रोड दिया, रोड के बगल में आपको 50 से 60 फीट का पार्क दे दिया कंटिन्यू, इधर भी और इधर भी। अब क्या हो गया, आपके पास 100 फीट का गार्डन हो गया। अब आपको क्या बाई वॉक चलने के लिए रोड के यूज ही नहीं करना है। आप ग्राउंड से निकलोगे, ग्रीनरीज के साथ जाओगे, अच्छे फ्लावर्स हैं उनको देखते हुए, महकते हुए, सूंघते हुए आराम से आप निकल जाते हो। मीन्स आपका क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो गया, 50 फीट इधर 50 फीट इधर कंटिन्यू। अब उसमें क्या होता है कि उसी से लगा हुआ लोगों का घर है, तो लोगों को बड़ा इजीली पार्क का कन्वीनियंस मिल गया, और उनको रहना बड़ा सुगमता हो गया उनको रहने में कि भाई मेरा स्पेस भले ही 1000 स्क्वायर फीट हो, 2000 स्क्वायर फीट हो, बट मेरे सामने बहुत अच्छा सा गार्डन है जो कि बहुत बड़ा सा है। तो वो क्या हो गया, गार्डन का उनको एक्सेस मिल गया, प्लस आम पब्लिक के लिए बड़ा आसान हो गया, आराम से गार्डन होते हुए चले गए। गाड़ियों वालों के लिए क्या हो गया, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है, एड्रेस खोजने की ज़रूरत नहीं है कि एड्रेस, मेरा एक इंटरव्यू था वहाँ पर सेक्टर 34 में था, 34 सेक्टर 34A। सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं कुछ नहीं किया, अब मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं बस किया और आराम से गया 34 पे, और बस वाले से बोला, तो बस वाला वहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज में बता दिया कि पाजी इतने जाओ। तो वहाँ पर मैं गया और तुरंत ए ब्लॉक सामने दिख रहा है, बोर्ड लगा हुआ है मस्त, मतलब कोई टेंशन ही नहीं कि आप कैसे उस शहर में परेशान रहोगे। तो वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो ऐसे कहीं पर भी, और पुणे में भी ऐसी चीज़ें हैं, बट अभी कैसे होता है कि जितने भी बड़े शहर हैं मोमिन एंड एवरीवन, तो उसमें क्या हो रहा है ना, क्राउड बहुत होता चला जा रहा है। तो क्राउड होने की वजह से ना शहर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। आप सोचो कि पुणे शहर लगभग लगभग 70 किलोमीटर में जा चुका है, 70 किलोमीटर्स। और 70 किलोमीटर्स का शहर अपने आप में मायने रखता है। मैं छोटे से शहर प्रयागराज से आया हूँ, वहाँ का जो शहर है हार्डली 12 से 13 किलोमीटर का है। हार्डली बोल रहा हूँ, वैसे तो है तो 10 किलोमीटर का ही मेन रेंज, बट पूरा शहर मान लो 12 से 13 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का शहर नहीं है। उसका 7 गुना विड्थ हो गया पुणे का, और मुंबई का क्या ही बोलना हो तो क्या बोलते हैं, आप पूरा दिन ट्रेवल कर लीजिए तो शायद भाई का शहर तो पूरा होगा। बहुत कंजेस्टेड है सर, वो हाँ वेंटिलेशन का तो कोई सोर्स ही नहीं रहता है यहाँ। हाँ सीढ़ी वगैरह पे बहुत छोटी छोटी सीढ़ी में एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत हाँ खराब हालत है यहाँ पे। हाँ। और FSI कितनी कम है कि 8x9 का रूम निकाल रहे हैं, 9x10 का, 10x11 का मास्टर बेडरूम निकाल रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये रीज़न क्यों हो पा रहा है, क्योंकि FSI वहाँ पर कम है, तो उनको तो 2 BHK दिखाना है सामने वाले को। तो ये समस्या की वजह से बड़े शहरों में आने वाले धीरे में दिनों में हम लोग को ऐसे बहुत कंजेस्टेड महसूस होगा। और इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि अपने छोटे शहरों में, मैं आज इसीलिए आज आप लोग से बात करना चाहता था, लेकिन यार भी सबका कुछ कर नहीं सकते। मैं चाहता था वो लोगों का जिनका, क्योंकि तुम लोग तो रेगुलर हो तो तुम लोग का तो काम का टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं लग ही जाना है। उन लोगों को भी पता चले कि हमें बड़े शहरों से सीख के छोटे शहरों में निकल जाना चाहिए, और छोटे शहरों में बहुत अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ वो मार्केट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अभी देखा कि कोटा के जितनी भी टीचर्स थे, या फिर कोटा का जो पूरा एकदम हब बना हुआ था, IIT JEE PMT जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके, तो वहाँ से क्या हो गया कि अब उन लोगों ने अलग अलग सिटीज़ में मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एक नाम है एलन, बहुत फेमस नाम है एलन का, पुणे के अंदर लगभग एक मेरा क्या बोलते हैं फ्रेंड है, वो पुणे उसमें मैनेजमेंट देखता है वहाँ एलन का। तो उसने बताया कि 15 ब्रांच के आसपास उसने सिर्फ पुणे के लिए बताया, इतने ब्रांच खोल दिए। अब टेंशन ही नहीं है।
ऐसे ही अभी मैंने सुना कि लखनऊ में एक ब्रांच खुला हुआ है, लगभग हर शहर में वो लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये हो गया कि जो उनकी, क्योंकि बच्चों के साथ कई लोगों को रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, खाने से लेके, किताब वाले की किताब से लेके, पेन वाले का पेन से लेके, रिक्शा वाले का रिक्शा से लेके, कई चीज़ों का रोज़गार था। बच्चे आए तो उनका रोज़गार बढ़ा। और सबसे बड़ी चीज़, जब बच्चे अपने क्या नाम है उस सिटी में रहेंगे तो उनका थोड़ा सा ये रहेगा कि, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो 11-12 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं होते, और आप लोग ने देखा होगा कई ढेर सारे सुसाइडल केस वगैरह, बहुत टेंशन दे देना, पता नहीं क्या पेरेंट्स को लगा हुआ है। थैंक गॉड हमारे पेरेंट्स थोड़े से इस कैटेगरी में नहीं थे, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, बस उस कैटेगरी में थे। मेरे पिताजी कभी मेरा कॉलेज भी देखने नहीं गए, कॉलेज है मेरे ही शहर में कॉलेज है, बट कभी नहीं गए देखने, एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा हम लोग हाइपर टेंशन हो जाते, सुसाइडल केस सोचते, या फिर बहुत डिप्रेशन सोचते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पिताजी ने हमेशा हमको बस यही समझाया, बी बी योर सेल्फ एज मच एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। मेरे कॉलेज के कोई पेरेंट्स मीटिंग हो, कुछ हो, मेरे पिताजी मतलब उस चीज़ के बहुत खिलाफ थे कि मैं हर जगह जाके मेरी फ़ीस जमा करूं, और कोचिंग में जाके क्या बोलते फ़ीस कम कराऊं, और जैसी समस्या होती है कि हॉस्पिटल में चला जाऊं, जैसे मुझे थोड़ा बहुत फीवर हो गया, जाके दवाई ले आऊँ, तो उनका ये नहीं था कि मैं जाके दिलाऊं, उनका ये था गो बाय योर सेल्फ, एटलीस्ट इस लेवल पे हो तो, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो तो अलग बात हो सकती है, गो बाय योर सेल्फ एंड लर्न देयर हॉस्पिटल में। वो भी ऐसा नहीं कि लो 1000 रुपये जाओ, बगल में प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल है, 1 रुपये की पर्ची कटती है, जाओ लाइन लगो, डॉक्टर का वेट करो, डॉक्टर देगा टाइम, तो उसके बाद, क्योंकि उनका ये मानना था कि 99 डिग्री बुखार में मर तो नहीं जाओगे, ठीक है, तो लीव, ठीक है, कोशिश करो कि मैं उसमें सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ। और वो सारी चीज़ें हम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत बनाई है एज़ कम्पेयर टू जितना आजकल पैम्पर्स हो रहे हैं। मेरी भी एक 1 ईयर की बेबी है, जितना हम लोग पैम्पर करते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा हम लोग को कभी पैम्पर नहीं किया गया। जितनी सुविधाएं अभी हम लोग देते हैं उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं हम लोग को तो कभी नहीं मिला, कि क्या बोलते हैं जिस रंग का आपका ऊपर का ड्रेस हो, उसी रंग का जूते हो, उसी रंग के सॉक्स हो, उसी रंग के कान की टोपियाँ हो, तरह तरह की चीज़ें जो भी है, ये हम लोग के जीवन में नहीं था। तो बेसिकली पैम्पर्स, ठीक है, अभी समाज के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लेवल, चलो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, बस इतना सा हम लोग का प्लान है, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर है, तो इतनी हमारी एक ड्यूटी बनती है, जिस ड्यूटी को मैं बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं और आगे तक लेके जाऊँ। ड्यूटी ये है कि लर्न फ्रॉम द बिग कंपनीज हाउ दे वर्क, ठीक है, और उसके साथ साथ लर्न द मैनेजमेंट एंड गो इन योर ओन सिटी, और उस सिटी को बेहतर बनाने का प्रयास करो, ठीक है। यही मैं थोड़ा सा आप लोग से डिस्कस करना चाह रहा था, कि जितना हो सके आप बड़े शहर में काम करो, 2 साल करो, 4 साल करो, 10 साल करो, जब तक आपको लगता है कि मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, जब तक मुझे लगता है कि ये सारे प्रोसेसेस नहीं आते हैं, गो एंड डू दैट। बट जब आपको आ जाए, एक बहुत अच्छा, मैं एक दोपहर में देख रहा था शार्क टैंक का शो, मैं रेगुलर देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो एक लेडी थी एंड सी वाज लाइक, सोचो कि कितना अच्छा उनको एजुकेशन मिला होगा, किस तरीके का थॉट प्रोसेस रहा होगा। सी स्टार्टेड द जॉब इन डिफरेंट डिफरेंट बिग एमएनसीज, कैडबरी एंड पता नहीं कौन कौन सी बड़ी कंपनी, हम तीन ने तो नाम भी नहीं सुने थे। कई ढेर सारे जो IBM, कौन सा News 24, इन सब के जो न्यूज़ के क्या बोलते हैं पूरा मैनेजमेंट होता है, एड मैनेजमेंट, ये सब उसने देखा था। उसने उसके बाद अपना ब्रांड स्टार्ट किया, एंड सुन के बड़ी खुशी भी हुई, और बहुत ऐसा लगा भी कि यार बहुत कुछ हो सकता है। उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया कि क्या बोलते हैं केमिकल फ्री, जो हम लोग विम बार वगैरह यूज करते हैं, रीन वगैरह कपड़ा उपड़ा साफ करने के लिए, केमिकल फ्री। और केमिकल फ्री मतलब पूरा तो नहीं होगा, बट अच्छे तरीके से उसने प्रेजेंट किया अपने ब्रांड को। एंड उसके अभी कंपनी में करेंट फंड में, उसके करेंट अकाउंट में 10 CR का वैल्यूएशंस। मज़े की बात, ओनली एंड ओनली 3 ईयर्स में 15 साल उसने जॉब किया, बट 15 साल में उसने वो सारी चीज़ें सीखी, वो सारी स्किल्स सीखी, हाउ कैन बी डू समथिंग डिफरेंट, हाउ कैन बी मार्केट दैट सेल्फ। और उसके प्लान का आइडिया कितना सिंपल सा था, मतलब काम तो हम लोग भी करते हैं गाइस, लेकिन उसका आइडिया कैसा, कितना सिंपल सा आइडिया था। सी वॉज क्लीनिंग इन कोविड, सी वॉज क्लीनिंग देयर पॉट्स, ठीक है, बर्तन धुल रही थी अपने,
और बर्तन धुलते समय अब कितना उसमें थोड़ी बहुत कहानी होगी, बट मान के चलो कि सच्ची होगी। बर्तन धुलते समय उसने उस जो बीमार, क्योंकि उस जिस लेवल पे थी वो नौकर रहे होंगे काम करने वाले, तो उसने कभी ध्यान नहीं दिया, बट नौकर आते होंगे धुल के चले जाते होंगे। तो उसने देखा कि जो जो इसमें इंग्रेडिएंट, जब उसने गूगल किया तो पता चला कि इसमें बहुत ढेर सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। वहाँ से उसके दिमाग में आया क्या इसको कैसे प्लेन कर सकते हैं। तो नारियल का के छिलके से और भी कई चीज़ें उसको करके जो भी बनाया, कुल मिला के केमिकल फ्री करने का प्रयास किया। तो हमने उससे क्या सीखने को मिला, उसने एक छोटा सा करियर गैप देखा, उसको ब्रॉड तरीके से सोचा और 10 CR उसके उसमें और 80 CR की वैल्यूएशन हो गई है उसकी कंपनी की। नो 1.2 मतलब कि लगभग शायद 1 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मिली थी। तो 1 करोड़ का वैल्यूएशन पे उसकी कंपनी को लगभग कुछ मिला, 50-60 लाख जो भी मिला हो, इतना मिला। तो कुल मिला के हम लोग छोटे से आइडिया को कैसे बड़ा कर सकते हैं, देखो कितना अच्छा है। तो यही हम लोग को करना है कि लर्न करने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसको अप्लाई करना है। ठीक मेरा है। तो एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ बताओ। जैसे अभी अपना इतने एडवांस अपन टेक्नोलॉजी में अभी चल रहे, हाँ। बट अभी तक हम लोग कंक्रीट से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? स्टील और कंक्रीट में क्यों अटके अभी तक? क्यों अपने दिमाग में ये नहीं आ रहा कि यार कोई और मटेरियल को यूज करे, कोई हम लोग बिल्डिंग को अगर बनाना चाहे तो बनाए, और वो भी मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम पे। जैसे जापान में शायद एक हुआ भी था कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने 11 माले की बिल्डिंग कुछ खड़ी कर दी थी। क्या प्रोसेस था मेरे को पता नहीं है। अभी इतने एडवांसमेंट में हम लोग आ गए, तब स्टील और कंक्रीट के आगे क्यों नहीं जा पा रहे? इंडिया में एक प्रॉब्लम होती है कि किसी भी अच्छी चीज़ को मार्केट करना बड़ा ही मुश्किल टास्क है मोमिन। सबसे बड़ी समस्या बस यहीं पर फंस जाती है। कोई भी नई कैटेगरी क्रिएशन करोगे तो इतना ज़्यादा उसमें आपको एक तरीके से बोलो पैसे डालने पड़ेंगे। आप देखते होंगे ना, जैसे कि अभी आपने देखा कि बीजेपी ने अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया, कितने हजार करोड़ रुपए एड इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करके तब जाके एक ब्रांड बना है। आप समझ सकते हैं कि पहले का ब्रांड और आपके ब्रांड में उन्होंने कितना इम्प्रूवमेंट किया, कैसे। ये सब बहुत बड़े लार्ज अमाउंट पर पैसे डाल के हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट, कई चैनल खरीदे गए, कई हजार चैनल खरीदे गए, कई हजार एजेंट्स खरीदे गए होंगे, कई लाख एम्प्लॉय खरीदे गए होंगे, तब जाके उन्होंने अपनी एक ब्रांड को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, डेफिनेटली दे आर गुड इन देयर जॉब्स। ठीक है, उसी चीज़ में कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई। ठीक है, वो उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है, जो भी रहा हो। तो अब ये सोचो कि उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया, पैसे डाल के। ऑलरेडी आपको बताऊं मोमिन, तो अपने क्या बोलते हैं ओल्ड बुक्स में, जो बहुत ओल्ड अपने ग्रंथ है, उसमें ऑलरेडी ऐसे मेंशंस है हाउ कैन बी क्रिएट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। कई ढेर सारे ऐसे ओल्ड पर्सन्स रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है। उन्होंने बता भी दिया है कि कैसे एक बिल्डिंग को बनाया जा सकता है। मैं कल एक देख रहा था, एक छोटा सा बायोग्राफी। हमारे सिटी में एक फोर्ट है, ठीक है, किला है। किला को बनाया गया है पूरा का पूरा पत्थरों से। ठीक है, और पत्थर काटा गया है। बड़े गजब के, उस समय तो ट्रक भी नहीं रहे थे। ठीक है, आज से लगभग क्या एग्जैक्ट बताता हूँ, 400 साल पहले की बात है। उस किले को बनाने में 45 साल लगे थे, 45 ईयर्स लगे थे, लगभग 2000 एम्प्लॉई काम कर रहे थे। और बड़े मज़े की बात मुझे तब लगी कि जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने, जिस तरफ से नदी आ रही थी उसी तरफ कहीं पर एक पत्थर का पूरा बड़ा सा ढेर था, वहाँ से पत्थर कटाई करके उसको नाव पर रख के, क्योंकि फ्लो सेम रहेगा, तो फ्लो करके अकबर ने जिस तरीके से अपना किया होगा उस समय पर, तो फ्लो करके आया और घाट पे फिर उसको लगा के एकदम सस्टेनेबल बिल्डिंग, इतनी मजबूत बिल्डिंग है। ठीक है, कि 400 साल पहले आप इमेजिन करिए, अकबर ने वहाँ पर अपने जितने भी तोप से लेके जो भी उस समय के संसाधन रहे होंगे लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, वो तैयार किए, यूज किए। और यूज करने के बाद अब सीखने वाली बात यह है कि जब क्या बोलते हैं अंग्रेज़ों का शासन आया, तो अंग्रेज़ों ने उसको यूज किया। अंग्रेज़ों ने अपना उसको ये मटेरियल्स का पूरा वो बनाया था, गोडाउन बनाया हुआ था, जितने भी तोप, गोले एंड एवरीथिंग सब कुछ। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जब छोड़ा तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेम, इवन इंडियन गवर्नमेंट मीन्स इंडियन आर्मी की बात करो, इंडियन आर्मी ने उसको यूज किया, अभी भी यूज कर रहे हैं इंडियन आर्मी उसको तोप खानों के लिए।
बड़े आश्चर्य की बात होती है कि उस किले के ऊपर अभी बिल्डिंग बनी हुई है, किले के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग के अंदर आर्मी वाले अपने क्वार्टर्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरे मामा जी हैं वो इंडियन आर्मी में है, तो उनकी वहाँ पर ड्यूटी थी, तो मैंने बहुत करीब से देखा उस किले को, जितना आम जनता देख सकते उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो सोचो कितना सस्टेनेबल, कितना मजबूत बनाया। 45 साल डेफिनेटली लगे, लेकिन ठीक है उस समय के हिसाब से। अभी उस समय क्रेन नहीं था कि फटाफट उठा दिया और ऐसे कर दिया, कुछ हाथी वगैरह को यूज़ किया होगा डेफिनेटली उन सब चीज़ों को करने के लिए। तो लेकिन वो प्रिसीजन भी वो लोग जो वो टाइम पर लेके आए ना, वो यहाँ आज के लेबर नहीं दे पाएंगे प्रिसीजन। हाँ अगर ताजमहल भी अगर विजिट किया था तो वहाँ की एक एक टाइल देख रहा था ना, हाँ तो वो हर एक साइज तुमको एकदम प्रिसाइज मिलेगी उसमें। एक हाँ मतलब इंच का भी फर्क नहीं था उसमें, हाँ एक एक टाइल उसकी एकदम प्रिसाइज थी। ठीक तो है। मैं वो देख के हैरान था कि ये वो टाइम की कारीगरी और आज की कारीगरी में तो मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उन लोग बिठाए कैसे होंगे एक एक टाइल, हाँ एकदम प्रिसाइजली उन लोग का था, मतलब पूरा प्रॉपर सिमेट्री बिठाया लोग हाँ ताजमहल और का। सिमेट्री के साथ ताजमहल का तो अलग ही लेवल था वो तो। लेकिन ये किले की बात सोचो कि अब उसमें उन्होंने वहाँ प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं प्रॉपर वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ उस समय पर सब काम ऑथेंटिक ही होता था। तो उन्होंने शिला पे यानी पत्थर पे लिख दिया है कि इसमें हम लोगों ने क्या बोलते हैं, उन लोगों ने रेह मिट्टी को यूज किया था। उसमें रेह मिट्टी के साथ ये जो अपना गोंद होता है, गोंद का एक पेड़ होता है, उसकी लसें होती है, वो लसों को यूज किया था चिपचिपा करने के लिए। उसके अलावा हवन के लिए जौ और कुछ सामग्री होती है, उस सामग्री को उसके अंदर यूज किया था। उसके अलावा मतलब 5 या 6 इंग्रेडिएंट्स थे, मैंने पढ़ा था उसको, नेट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि है नहीं। लेकिन अब उस चीज़ को और अभी तुमको बताऊं कि आज, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ों पर मेरा खुद इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है सस्टेनेबिलिटी को लेके, तो बहुत रिसर्च करता हूँ। तो वैसे ही चीज़ पर मैं आज या कल देख रहा था कुछ केरला का एक बायोग्राफी या फिर बोलूँ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं देखता रहता हूँ सीखने के पर्सपेक्टिव से। तो केरला के उसमें था कि उन्होंने ऐसे सेम जो बोला ना सस्टेनेबल घर को बनाने का प्रयास किया था, बहुत ही बेहतरीन। तो सस्टेनेबल मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। कुल मिला के समरी ये है कि ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इसको हमें मार्केट करना है मास लोगों के अंदर। और मास लोग हमारे कितने हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कई चीज़ें बाधा के रूप में आ जाती हैं। पहली चीज़ अवेयरनेस बाधा है, तो उसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट लगेगा टू एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशंस इन द राइट वे, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज के टाइम में बहुत आसान तरीका है। आज के टाइम में आप देखते होंगे हर घर में यूट्यूब चल रहा है, हर घर में फेसबुक इंस्टाग्राम चल रहा है। 100-150 इन्फ्लुएंसर्स ला दो, आराम से हो जाएगा मार्केट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट वो मार्केट पॉजिटिव होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो एक बार नेगेटिव हुआ तो स्प्रेड नेगेटिविटी अपने आप। एक रूल है कि नेगेटिविटी जो है वो 60% खींचती है, पॉजिटिविटी 40% खींचती है। तो अभी सबसे बड़ी बात कि वो भी डर रहेगा कि भाई ये सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। तो एक ये तो हो वेनिस गया, भी जो है ठीक ना है। सर, हाँ ये वेनिस भी पूरा पाइल फाउंडेशन पे टिका हुआ है। मतलब वो पाइल फाउंडेशन की इजाजत मैं कह सकता हूँ कि लोगों की तरफ से अपने को मिली है। हाँ ठीक है। सोचो कि पाइल फाउंडेशन हमारे पास कब से इन्वॉल्व है ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अभी 400 साल पहले ऑलरेडी हमारे यहाँ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो वो उससे उसमें पहले चैलेंजिंग पार्ट क्या है सर, पता है? मतलब वो हाँ पानी पे टिका हुआ पाइल फाउंडेशन। अपन तो खैर जमीन में करते हो, तो पानी पे वो लोग टिकाए है, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग लगा। तो हाँ पानी पे कैसे वो लोग टिका? नहीं है ऐसे, जैसे अभी भी कर रहे हैं पानी पर। जैसे हमारे यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, तो वो ब्रिज को क्या किया है, पानी वो ना सर का। टिपिकली वो देखा जाए तो टिम्बर पाइल है वो, ऐसा भी नहीं कि कंक्रीट का पाइल पे टिका है वो। टिम्बर कैसा फूक जाता है हाँ पानी के उससे। हाँ कुछ तो रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये तो अगर आपको बताऊं तो अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट यहीं से हुई थी। आपको पता है कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कौन सी है? कमेंट करके बताना सभी लोग, तब बताता हूँ। मिलिटरी है। हैं? मिलिटरी है। मिलिटरी है ना। मिलिट्री, ठीक है। और मिलिट्री के बाद जो सेकेंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग है। उसका सिविल इंजीनियरिंग। उसका ईजाद ही यहीं से हुआ। कहाँ से? इन्हीं आवश्यकताओं की वजह से ब्रिज सबसे मेन फैक्टर था। क्योंकि तब जैसे अभी बताया ना कि ये 45 साल क्यों लगे 400 साल पहले, क्योंकि पत्थर को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए। तो ट्रांसपोर्ट करने का सबसे इजी वे क्या था कि नदी की लहर जिस तरफ आ रही है उसी तरफ अगर नाव आएगी तो वेट कम पड़ेगा, क्योंकि पानी में वेट उसका कम हो जाता है, और आराम से खींची हुई चली आएगी। अब हार्डली एक समय एक नाव पे 10-15 पत्थर ही आते रहे होंगे, सब नहीं आते होंगे।
तो सोचिए, क्योंकि उस समय पर ऐसा भी नहीं था कि मशीन वाली नाव आज के तरह जनरेटर वाली हो, सिंपल हाथ से खेलने वाली थी। तो बोलते हैं कि एक गांव के पूरे लोग लगे हुए थे सेम सिर्फ पत्थर पहुंचाने के लिए, और कई साल तक, मतलब कई मतलब 25-30 साल तक सिर्फ पत्थर पहुंचाया उस गांव के लोग। कितनी बड़ी मतलब ताजुब की बात हो सकती है ये। तो क्या बोलते हैं, कुल मिला के अपने पास टेक्नोलॉजी है, बस उस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से कैसे लेके जाया जाए, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी समस्या है, मान लो लेके जा सकते हो, दूसरी समस्या है प्राइजिंग। आज के टाइम पे आप, क्योंकि हम लोग को बना दिया गया, फिर हमारे पूरे इंडिया के कैपिटल को ऐसा बना दिया गया कि कुछ ही मेन शहर है जहाँ पर ज़्यादा रोजगार दे दिया। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो पुणे और मुंबई, और क्या बोलते हैं अहमदाबाद, मतलब कि गुजरात की बात करूँ तो अहमदाबाद और सूरत। अब एक आध और होंगे, मुझे जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो इंदौर और भोपाल, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो लखनऊ और नोएडा, ठीक है। ऐसे कुछ जगहों को ही केवल अच्छा किया गया, बाकी जगह वैसे के वैसे ही छोड़ दिए हैं। तो उसे हो गया क्या, सब पब्लिक उसी शहर में, ठीक है। आज जब उसी शहर में सब पब्लिक आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कुछ जगह का रेट बढ़ जाएगा, उस जगह की हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो आज के टाइम में अगर कोई पुणे के सिटी में सोचे भी, एक नॉर्मल आदमी जैसे कि मिडिल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मैं अपना घर सस्टेनेबल बिल्डिंग बना लूँ सिटी के अंदर और वहीं मैं आराम से ऑफिस जाऊँ आऊँ, ऐसा सिर्फ उसके सपने में हो सकता है, हकीकत में एक मिडिल क्लास के लिए संभव नहीं है। समझ गए मम्मी? तो ये मेन समस्या है। और बिल्डर्स हमेशा फ़ायदा देखेगा। अगर सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाओगे, यानी डेफिनेटली तुम फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, क्या बोलते हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओगे जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि मास क्वांटिटी में हम बना नहीं पाएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता था, अब वर्टिकल डेवलपमेंट होने लगा है। हाँ, एक समय आएगा, जैसे कि इसका लेकिन ना कैसा है कि अगर हम जैसे जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो हाँ जैसे आप मेरा ऐसा सोचना था कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आऊँ कि जो मैं फटाफट बिल्डिंग रेडी करके दे दूँ सामने वाले को। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर का रोल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है और वाटर के रिलेटेड भी हो सकता है। अभी कैसा है कि कोई एयरपोर्ट से उतर रहा है, उसको अभी रेस्ट करना है। हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी फ्लाइट मिस हो गई, 2 दिन के बाद उसकी फ्लाइट है, हाँ तो वो कैसे रुक सकता है घर में, वो बिल्डिंग्स में रुक सकता है। फिर कहीं अगर कोई बहुत ज्यादा हिली एरिया है जहाँ पे होटल्स बहुत महंगे हैं, वहां पे इसका यूज अच्छा हो सकता है। मतलब एक तरीके से मोबाइल हाउस। हाँ, मोबाइल हाउस टाइप। तो ये कैसा है वहां पे बहुत अच्छा यूज में आ सकता है। क्योंकि हम लोग कैसा है अभी जो हिसाब से आपने पॉपुलेशन की बात की है, अभी हाँ भी ऐसा तो नहीं कि मनाली जा रहे हैं लोग, सीजन रहेगा तो बहुत लोग जाएंगे। अब वहाँ पे होटल्स फुल ऑक्यूपेंसी पे चलते हैं, तो हाँ वहाँ पे आपका बिजनेस में अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद एयरपोर्ट्स पे हो सकता है। फिर उसके हाँ बाद ऐसे मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे आदमी को स्टे के लिए जरूरत पड़ती है, कितने कितने घंटों फ्लाइट लेट हो जाती है तो एयरपोर्ट पे लोग रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है ना कि ये मतलब एक अगर झटपट जैसे हम बोले कुछ बना दे फटाफट हाँ। के, हाँ इंसान रेस्ट कर सके, या वो मतलब मैं ऐसा सोचा भाई कहीं मास्टर्स करने का इरादा हुआ तो प्रोजेक्ट में यही रखूँ। बनाना आसान है, ऑलरेडी बना हुआ अगर मैं हम्म। बताऊँ तुमको तो। लेकिन ये जब बनता है ना तो इसके लिए देखो, जब कोई बनाता है ना आज के टाइम पे, तो बिजनेस उसका फर्स्ट माइंडसेट होता है। तो जब बिजनेस फर्स्ट माइंडसेट होता है तो वो सस्टेनेबल नहीं बनाता है। सस्टेनेबल मतलब मटेरियल नहीं, सस्टेनेबल मतलब पैसे के हिसाब से। वो कैसे बनाएगा? अभी एयरपोर्ट की बात करें तुमने, अभी एयरपोर्ट पे, ठीक है, लॉन्ज एक्सिस है। लॉन्ज एक्सिस का सेम यही प्लान ही यही है हर एक एयरपोर्ट, चाहे, क्योंकि मैं लगभग इंडिया के तो लगभग सारे एयरपोर्ट कवर कर लिया होगा मैंने, दो चार छोड़ के। चाहे लखनऊ एयरपोर्ट बोल लूँ, चाहे मुंबई का एयरपोर्ट बोलूँ, दोनों के दोनों में, और चाहे नोएडा के, चाहे नोएडा का जो बन रहा है उसका भी देख लो, चाहे दिल्ली का देख लो। हर जगह पे ये सुविधा ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन अभी हमारे सिटी में है, तो रेलवे स्टेशन पर 500 रुपये घंटे के हिसाब से ये सर्विस सेम टू सेम अवेलेबल है। बट ये क्या उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके लिए बनाओगे नहीं, मतलब कोई भी इंसान नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? कई ढेर सारी रीजन से। पहला तो प्रॉफिट, ठीक है, ये माइंडसेट इंसान का हो जाता है। दूसरा माइंडसेट ये हो सकता है कि जहाँ पर आप उस ठेले को रखोगे, यानी मोबाइल हाउस, और यूएस में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चल रहा है। यूएस में पता नहीं कैसे बेचारे ग्रो करते हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ा तो उस एरिया में सिर्फ मोबाइल हाउस चला हुआ है। आप मोबाइल हाउस को अपने, उनके पास गाड़ी होती है या फिर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं वो, तो वहाँ से वो शिफ्ट करके उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, आप यहाँ से शिफ्ट कीजिए 10 किलोमीटर आगे, क्योंकि यहाँ बर्फबारी होने वाली है। वो रहेंगे 2-4 महीने, फिर उसके बाद बोलेंगे शिफ्ट करके आप इधर मूव कर लीजिए।
तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी इंडिया में ऐसा सुविधा नहीं है। आपको ज़मीन का अलॉटमेंट करवाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप ये फीचर्स को अप्लाई कर पाओगे इन सब नहीं में। मतलब ये कैसा रहेगा ना कि ये अभी मैं फटक से लगाया, आपकी 2 दिन बाद मैं डिसमेंटल कर दिया, लेकर चला गया, मेरा सब कुछ ऐसा। मतलब ये नहीं है कि मैंने लगा के छोड़ दिया, हाँ हाँ हाँ। फटाफट मैंने खड़ा किया, उसमें आपको पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिक की सुविधा, बाकी जो भी है आपकी टॉयलेट वगैरह की, तो वो ये तो उसमें ही पूरा टेम्परेरी, रहेगा। और ये फिर तो कैसा है, टेम्परेरी हो गया ये तो। मतलब हाँ पॉड टाइप जैसे अभी बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जैसे शार्क टैंक की आपने बात की, तो उन्होंने ना पॉड बनाया था, हम्म रेस्टिंग पॉड। हम्म। कभी कोई अगर एयरपोर्ट के हाँ बाहर लगा दिए या देखा था फिर मैंने, कहीं, हाँ देखा था मैंने। तो मेरा था कि यार पॉड में तो आदमी इतना सामान नहीं पाएगा क्योंकि जगह कम रहती। हाँ तो वो एक छोटा ऐसा कुछ बना दें हम के, हाँ वो सस्टेनेबल भी रहे, और फिर जैसे हम उसको फटाफट डिसमेंटल करके जैसे ही सामने वाले का हो जाए हम ले जाए, मतलब जैसे वैसा मेरा था सोचना। थोड़ा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हेलो। ऑलरेडी हो रहा है ये। हाँ जी रवि। सर मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगा, हाँ बोलो। जैसे इन्होंने जो बोला है कि हाउस बना है मोबाइल हाउस को, पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पे स्पेस कहाँ से मिलेगा हमें? वही मैंने बोला, वो परमिशन में नेता लोग इतना खा लेंगे वही ना। हाँ हाँ। कि आप अफोर्डेबल बना ही नहीं पाओगे उसको। नहीं यहाँ के लिए तो पॉसिबल नहीं है, वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। हाँ अब वो ऐसा है कि एकदम मतलब एयरपोर्ट पे नहीं रहेगा, बट एयरपोर्ट के थोड़ा नजदीक में कहीं, और रेलवे स्टेशन पे एकदम करीब नहीं, बट उसके कहीं आसपास, मतलब जहाँ कहीं भी। वो आप जो बोल रहे हो ये पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो आप बोल रहे हो वो लोग बहुत इंटरफियर करेंगे, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हाँ। ठीक है, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी चीज़ ये भी समस्या है, ऑलरेडी ये हुआ है अभी अभी कुंभ मेले में, ये टेंट सिटी हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा। इवन हमारे कई खास लोग थे, ऑलरेडी इन्होंने ये सुविधा किया हुआ था। अभी अपन सिविल से हैं, तो हमारे जितने दोस्त हैं उसमें से बहुत से दोस्त वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे, उसमें से कुछ लोग ये टेंट सिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। मैं तो बहुत नज़दीक से देख के आया, सेम फीचर्स दिया हुआ उन लोगों ने। बट ये सिर्फ और सिर्फ ए क्लास लोगों के लिए उन्होंने दिया था, क्योंकि जितनी कॉस्टली ज़मीन थी, 60,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन थी। आप समझिए गवर्नमेंट ने क्या सेल किया अभी। यूएस में ना बेसिकली सर वो घर नहीं रहता, वो उनकी गाड़ी में ही, वो वैन टाइप गाड़ी रहता है वो, मतलब उसमें ही वो लोग रहते वगैरह है, फिर वही वैन में वो ट्रैवल भी करते हैं, उसमें बेड वगैरह सब एमिनिटी रहती है, टॉयलेट वगैरह सब, वो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो तो मैंने वो डिज़ाइन, मूविंग प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से फुल मैंने लोग। मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वहाँ का। और मेरी एक फ्रेंड है, उसके अंकल जो है उनकी इसी चीज़ की कंपनी है, मोबाइल हाउस की। तो हमारा रेगुलर बात भी होता रहता है। मोल मीन्स उनका मोबाइल हाउस ही बनाने का काम ही है यूएस में। तो मैंने पहले उनके ड्राफ्टिंग किए थे, बट अभी मुझे थोड़ा उतना समय नहीं मिल पाता, इसलिए हमने कंटिन्यू नहीं किया। तो उनका यही काम ही है, मोबाइल हाउस बनाना। लगभग 4-5 मोबाइल हाउस मैंने भी तैयार किए थे उनके। तो इसलिए तो है, मतलब मोबाइल हाउस वहाँ के लिए सक्सेस है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है। ठीक है। और अहमदाबाद की कंपनी है मोनार्च इंडिया, कई ढेर सारे मोबाइल हाउस वो डिज़ाइन करती है। अपने कई स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो डिज़ाइन ही करते हैं, मोबाइल हाउस ही डिज़ाइन करते हैं, अभी बीम मॉडलिंग करते हैं उसका। तो यह है। बट थोड़ा सा और इसको रिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, हम सस्टेनेबल यानी और किसी मटेरियल से, जो मटेरियल हमारे हेल्थ को नुकसान न करे। क्योंकि आपको पता है कि पूरे दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, सबसे खतरनाक चीज़ तो कार्बन ही है। उसका 10% कार्बन जो है वो 10 की 30% है, शायद 30% कार्बन उत्सर्जन सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ये अच्छा समय हो सकता है कि इस समय पर कई लोग ऐसा देखना कि अभी जैसे कि यूएस में क्या हो गया, यूएस में अभी मिट्टी के घर बनने लगे हैं। अगर जो बहुत रिच लोग हैं वो लोग मिट्टी के सस्टेनेबल घर बनाने लगे हैं। वो अब क्योंकि यूएस जब फॉलो करता है, उसके 20 साल बाद हम लोग भी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो आने वाले 20 सालों बाद आप देखेंगे कि इंडिया में भी कई लोग, जब उनको पता चल जाएगा कि मैं अभी 40 का हो चुका हूँ और 5 साल डॉक्टर ने और बोला हुआ जीने के लिए, तो उनको लगेगा यार 45 की जगह 50 जी जाऊँ, इस पैसे का करूँगा क्या। तो वो जाएंगे गांव में, और गांव में जाके वो यही सस्टेनेबल चीज़ें बनाएंगे, बना के उस 45 साल की एज को 50 करने का प्रयास करेंगे ये फिक्स है कि देखना कि आएगा 20 साल बाद। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय है इस चीज़ को लेकर। चलो, तो अभी हम लोग आज के पहले पॉइंट पर आ जाते हैं गाइस, क्योंकि आज का हमारा पॉइंट कुछ और था। पॉइंट ये था कि आपको जस्ट 2 मिनट के लिए अपने माइक को ऑन करना है। एक छोटा सा सर्वे जैसा हम लोग को करना है कि हम लोग कहाँ पर हैं, कोई पीछे तो नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। क्या बोलते हैं हम लोग, शुरू किससे करते हैं, शुरू करते हैं विशाल जी से शुरू करते हैं। विशाल जी अपना माइक ऑन कर लेंगे। यस सर। विशाल, मुझे थोड़ा सा बताना कि आपने अभी ई टैप के लगभग कितने लेक्चर वॉच कर लिए।
28 तक बच गया है। 28 तक वॉच कर लो, वेरी गुड। एंड अभी विशाल आप कुछ कंपनी में अप्लाई किए या फिर अप्लाई नहीं किए? हाँ किया है, मतलब किए, कितनी कंपनी में किया बता? 10-12 किया है। 10-12 कंपनी। और पोर्टफोलियो रिज्यूम बन गया है? हाँ बन गया, वो कब का ही बन गया था। बहुत सुंदर। एंड अब बताइए कि अब आपको अभी तक में कहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, इंटरव्यू को फेस करना पड़े अगर कल के कल, तो कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि मैं सर यहाँ पर मुझे ऐसे लाइक थोड़ा सा लगता है, ये जानना है मुझे। मुझे सर प्रॉब्लम है कि मतलब शेयर वॉल का रिइंफोर्समेंट रीड नहीं कर पा रहा, और प्रोवाइड कैसे करते हैं वो नहीं कर पा रहा। और बाकी जो नॉन प्रिस्मेटिक बीम और सेक्शन होता है उसका ही रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं वो नहीं समझ में आ रहा। बहुत बढ़िया। और फुटिंग में मतलब मैनुअल में मैंने कंपेयर किया था कि टॉप रिइंफोर्समेंट मैनुअल में तो नहीं आ रहा था, बट सॉफ्टवेयर दे रहा था। हम्म उस पर मुझे डाउट है कि मतलब वो कैसे आ रहा है। और और मतलब शेप में इसेंट्रिक फुटिंग का डाउट था, वो शेप में क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसेंट्रिक रोटिंग, हाँ करेक्ट। और कहाँ लगता है कि मैं कहाँ फंस सकता हूँ सर? और मतलब तो प्लस कॉलम और एल कॉलम जो होते हैं ना, वो कैसे मतलब डिफरेंट टाइप के कॉलम्स, हाँ। ठीक है, वेरी गुड। और फाइल का जो इन्फोर्समेंट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरी गुड। फाइल कैप का आता है, बट फाइल का फाइल वो एनफोर्समेंट कैसे होता है, बहुत बढ़िया। और कहाँ पे लगता है मैं कहाँ पर वीक फील करता हूँ? नहीं, यही था। बस नहीं, ठीक है। तो ये तो मैं अभी इसीलिए हम लोग कर रहे हैं इसको, जिससे हम लोग आने वाले टॉपिक्स में एक एक करके सबको समराइज करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी रेज हो जाएगा और आपको ऐसा भी लगेगा मैं अब क्रैक कर सकता हूँ, और तो सब, और तो लगता है मैं कर ही लूँगा ना सब कुछ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच विशाल। एंड अभी सेम चीज़, रियंका अपना माइक ऑन कर लेना। रियंका, यस सर। रियंका आपने ई टेप्स के कितने लेक्चर वॉच किए थे? सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं सारे। अच्छा, 37 तक पूरा कर लिया आपने? जी। ओके। अब ये मतलब रिज्यूम और पोर्टफोलियो दोनों बनाया है या फिर केवल रिज्यूम बनाया है? दोनों बनाए सर। बहुत बढ़िया। एंड अभी प्रियंका तुमको अगर जैसे कि तुमने ऑलरेडी वो कंपनी के लिए अभी अप्लाई किया था, हो गया वहाँ पर जो? सर अभी उन्होंने सैटरडे को इंटरव्यू हुआ है वहाँ, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है वहाँ का। क्या था कंपनी का नाम? मेक माई हाउस। मेक माई हाउस, ठीक है। हाँ अब ये बताओ कि तुम्हें अगर कल, जैसे तुमने अभी जेडब्ल्यू में इंटरव्यू दिया है ना, जी तो जी। मान लो तुम्हें ऐसे किसी कंपनी में, मान लो जेडब्ल्यू में इंटरव्यू देना हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं, अगर सर मेरा रिजेक्शन हुआ तो कहाँ रिजेक्शन होगा मेरा? सर जेडब्ल्यू में हुआ था, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया था प्रोजेक्ट करने के लिए, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। नहीं नहीं, क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि अगर तुम्हें इंटरव्यू देना पड़े तुम्हें आज के आज, हाँ हाँ। तो तुम कहाँ पर ऐसा लगता है कि इस कारण से मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी सर, इस टॉपिक मुझे से, इस कारण से? टॉपिक तो मुझे मैनुअली नहीं आता है अभी। मैनुअल नहीं आता, ठीक है। जी। और कहाँ लगता है? और टाइम लगता है प्रोजेक्ट करने में। प्रोजेक्ट टाइमिंग। जी। और और सर थोड़ा थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हें कम लगता है, जी जी। ठीक है। और कुछ लगता है कि एचआर का प्रॉब्लम है, एचआर इंटरव्यू, या फिर नो सर अप्लाई वैसा करने का तो मेथड कंफ्यूजन में रहता है, कैसे अप्लाई करूँ सब नहीं। उसके? नो नो। ठीक है, ओके, बस इतना ही तुम्हें ज़्यादातर प्रॉब्लम जी आता जी। है। ओके, थैंक यू, थैंक यू रिंका। ओके जी। एंड क्या बोलते हैं, यहाँ पर है वेन्यू जी हैं, रेड्डी जी। रेड्डी जी अपना माइक ऑन कर लेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। रेड्डी, आपने ई टेप्स के कितने लेक्चर वॉच किए हुए हैं? 25 तक किया। 25 तक किया हुआ है। और रिज्यूम और पोर्टफोलियो में दोनों बन गया है या फिर एक बना हुआ है आपका? हाँ बन गया सर। दोनों बन गया है। हाँ बन गया सर। अच्छा, अब ये बताइए आपने कितनी कंपनी में टिल नाउ अप्लाई किया हुआ है या फिर अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या स्टेटस है आपका? ये 15 तक अप्लाई किया सर। 15 कंपनी में अप्लाई किया, ऐसा? हाँ। ओके। हाँ। और हाँ, एक कंपनी इंटरव्यू के लिए होल्ड में रखा सर। अच्छा, कौन सी कंपनी? पेट्रोकॉन कंसल्टेंट्स। पेट्रोकॉन कंसल्टेंट। और किसी में फेस किया उसके अलावा इंटरव्यू को? अब
इंटरव्यू को फेस नहीं किया सर अभी तक। अच्छा, मान लो कि तुम्हें अगर इंटरव्यू कल तुम्हारा है, तो तुम कहाँ लगता है कि सर मैं यहाँ पर रिजेक्ट हो जाऊँगा? वो कुछ प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछे तो सर, प्रैक्टिकल नॉलेज का, ठीक है। और और डिटेलिंग में कुछ पूछे तो डिटेलिंग में थोड़ा वीक है सर। डिटेलिंग्स का थोड़ा सा, SP34 बेसिकली। हाँ सर। हाँ, और कहाँ पर लगता है कि मैं सर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंजीनियर मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ, एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। विंड के कॉन्सेप्ट में, सिस्मिक के कॉन्सेप्ट में, डायनेमिक के कॉन्सेप्ट में कहाँ पर मैं सर फंस सकता हूँ, ये सोचो बस। तो विंड और डायनामिक के तो थोड़ा बहुत नॉलेज है सर उसमें। अच्छा, ठीक है, वो आपको आता ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी अप्लाई करने में और क्या दिक्कत आ रही है, मतलब और क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? वही सर, एक्सपीरियंस पूछ रहे सर इंडीड में देखे तो। अच्छा, एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं इसलिए आप नहीं अप्लाई कर रहे हो बेसिकली, राइट? और स्ट्रक्चर कीवर्ड में मारे तो ये साइट का भी आ रहा है सर उसमें। गलत कीवर्ड लग रहा है, फिलहाल साइट नहीं आएगा उसमें वाली चीज़। दूसरी चीज़ ना, ऐसा होता है रेडी कि जब हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक ये कौन सा है, ये एक मोबाइल रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब ये मोबाइल अगर मुझे परचेस करना हो और इस मोबाइल को सेल करने वाले दो लोग हों, ठीक है, और एक लोग बोल रहे हैं कि यही मोबाइल मैं 50,000 का प्रोवाइड करूँगा, एक लोग बोल रहे हैं कि मैं यही मोबाइल को क्या बोलते हैं 45,000 रुपये में आपको दूंगा। और मैं जाके चेक कर रहा हूँ दोनों के काम को, दोनों के काम सेम टू सेम आ रहे हैं। या फिर मान लो दूसरा बोले कि 40 है, इसका 50 है, उसका 40 है, और दोनों के काम सेम आ रहे हैं, दोनों ही एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं, दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो सेंस यही बनेगा कि हम 40 वाला घर लेके जाए, हम क्यों शो ऑफ के लिए 50 लेके जाए। यही चीज़ कंपनी में होता है। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है जब आप उसको अपने नॉलेज से बीट करने लगते हो। जब बीट नहीं कर पाते हो नॉलेज से, तो लगता है यार इसको क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, ठीक है। अभी मुझे एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए था। मेरा सोशल मीडिया मैं चलाता ही नहीं हूँ, और मेरे टीम वाले बोलते हैं सर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि एक किसी को रखा था, नाउ सीज इन अनदर जॉब, क्योंकि उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। मैंने कहा चले जाओ। तो 2-3 महीने से मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ सही तरीके से, लिंक्डइन पर, इंस्टा और फेसबुक वगैरह। तो मैं सोचा किसी को रख लूँ। अब इतना सिंपल सा काम है। अब कोई भी जो फ़ोन कर रहा है, फ़ोन तो आज कम से कम 5-6 लोगों ने किया, बट जो एक राइट अप्रोच होना चाहिए उनको करने के लिए, वो राइट अप्रोच ही वो लोग नहीं दे रहे। जैसे कि मैंने एक लड़के से पूछा कि क्या बोलते हैं, उसने बोला कि सर ये चीज़ें मैं आपका करके दे दूँगा। मैंने बोला कैसे करोगे? अब वो बोल ही ना पाए। मेरे टीम को उसने बोल रखा था कि क्या बोलते हैं मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। तो फाइनल इंटरव्यू के लिए मेरे पास आया, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि SEO का कौन सा टूल तुम जानते हो, कीवर्ड्स का कौन सा टूल तुम जानते हो। अब बाद में उसने सच्चाई बोल दी। लास्ट में उसने बोला सर मैं काम लेके अपने फ्रेंड से कराता। मैं कहा ये भगवान, ठीक है तुम क्या ही मतलब मेरा काम करोगे, रहने दो। तो कुल मिला के काम का नॉलेज अगर है, मौका है क्या बोल रहे हो मम्मी? जो अरे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मतलब कि अभी पिछले महीना में भी एक ओपनिंग निकली हुई, तो उसको लेकर हम लोग बहुत स्ट्रगल किए। ऐसे लोग थे कि क्या बोलते हैं, उनको ऐसा था कि वो वर्क फ्रॉम होम पे क्या करते हैं लोग, सबके मन में आ जाता है कि वर्क फ्रॉम होम मतलब ईजिली मिल जाएगा, और उसमें ईजिली मतलब उसमें काम नहीं अरे करना। इसीलिए ना मैं आपको क्या पूछता हूँ मालूम है, हाँ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी कैसे पे रेस जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हाँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना आता है। सामने हाँ ऑर्गेनाइजेशन में जब कन्वे करने की बात आती है, अब वो हाँ किस लेवल का मेरे को टेस्ट देगा या क्या होगा, कि वो हिसाब से वो डिसाइड करेगा मेरा पे कितना है। मतलब हाँ मेरे को जो समझ में आ रहा है, हाँ इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे को ना कहीं कहीं मैं अंडर वहाँ पे के नेगोशिएशन में ना मैं कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, जहाँ पे मैं मार खा रहा हूँ। मतलब हाँ। मेरा सबसे बड़ा वही है। बाकी देखो मेरे को तो पता है कि हाँ कैपेबिलिटी है, सब कुछ है। पे, अभी कभी वो ऐसा ऑफ द टॉपिक चला गया, जैसे हाँ हमने रिटेनिंग वॉल नहीं पढ़ा या हाँ फिर शेयर वॉल को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा, तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं मार खा जाऊँ, तो वहाँ वो रेस पे वो कम कर दे, और ये लोग जानबूझ के करते हैं इसी। नहीं, ये तो देखो पे रेस तो ठीक है, बट कैसे होता है ना कि पे रेस की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि कैसे होता है कि हर एक इंसान को ये, जैसे हम लोग भी किसी को हायर करते हैं ना, तो जैसे सपोज, क्योंकि अभी तो हम लोग को बजट बढ़ गया, थोड़ा सैलरी ठीक ठाक देने लगे। पहले हम लोग ज़्यादा सैलरी नहीं देते थे, तो हम किसको पकड़ते थे, मीन्स हमारा फोकस किस पर होता था,
जो क्या बोलते हैं अनमैरिड हो, पहला प्रायोरिटी। अब उसका रीज़न क्या होता था, उस बच्चे को या उस बच्ची को कम पैसे में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम लोग फैमिली बैकग्राउंड जरूर पूछते थे, ठीक है, जैसे कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, और ये बॉयज़ में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा उस बच्चे को सजेस्ट करते थे कि तुम कहीं और अप्लाई करो। मेरा एक सीधा सेंस है कि अगर मैं नहीं दे सकता हूँ तो मैं किसी और को उसको रिफ़र कर दूँ कि भाई किसी और से पा जाए वो। तो बेसिकली उसके घर पे, क्योंकि हम लोग उसी बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, तो हमें नहीं अच्छा लगेगा कि हम उसके घर को वो कर पाएँ। उसके बाद तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, हमारे काम को लेके फिट है क्या, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 45,000 पाने वाला और 15,000 पाने वाले दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो हम इस 15,000 वाले पर अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं टू टीच देम कि कैसे करना है। 45,000 वाले को हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है, क्योंकि अब मेरा बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है, उस अमाउंट के साथ समय वाला भी अमाउंट जाएगा, तो मैं बहुत महंगा एम्प्लॉय हायर कर लिया। अगर 45,000 का मैंने समय दे दिया, 45,000 सैलरी दे दिया, तो 90,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, और ये मेरी कंपनी के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, किसी को मैं 15,000 दे रहा हूँ, 15,000 का समय दे दिया, 30,000, चलो ठीक है, उसको सीखने को मिल गया, मेरा काम हो गया। तो कंपनी ना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी उसको रखना चाहिए कि यार इतना तो लगता ही लगता है। मान लो कोई पुणे में है, अभी मान लो अभी मेरे पास एक, मैं अपने कलीग्स को नहीं रखता, मतलब रिलेटिव्स को जॉब नहीं देता हूँ बेसिकली। उसके रीजंस ये होते हैं कि उनको जब जॉब दे दिया तब तो बड़ा ही अच्छा गुडविल होता है, जब जॉब से निकालता हूँ तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कई लोगों को फ़ोन आ जाएंगे, क्यों निकाल रहे हो, अरे रख लो, मतलब ये कैसे वर्क है ना, इसको ऐसे मजाक थोड़ी कर सकते हैं। ऐसी समस्या की वजह से हम लोग बहुत खास लोगों को भी नहीं रख पाते हैं, बल्कि दूसरों के यहाँ रखवा देंगे। तो अगर मैं किसी को पुणे बुला रहा हूँ, पुणे में वो रहेगा, तो ये मेरा माइंड सिंपल सा है कि एक बैचलर है तो उसको 15,000 रुपये तो मिनिमम चाहिए पुणे में रहने मेरा के लिए। ये इशू है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यार लग गया फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं अपना स्किल पे स्किल दे रहा हूँ दूसरे का, मैं बोला यार ये तो काम जो इसको दिया गया ये वो कर भी नहीं पा रहा है, बट इसको इतना पे मिल रहा है, तो ये कैपेबल भी नहीं है बंदा। तो उसके आगे फिर मेरे को ये रियलाइजेशन होता है कि मैं इससे कैपेबल हूँ, तो मैं डिजर्विंग था, तो मेरे को मतलब ज्यादा मिलना चाहिए। वो मैं एक ये होता है बाद में मुझे बहुत रियलाइजेशन होता है। जैसे आपने बोला ना कि हाँ तुम कन्वे करो तुम्हारे रिक्वायरमेंट को, हम्म। तो वो अब मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं तो कन्वे करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना भी चाहिए क्या करेंगे। पैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पैकिंग जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है कि पैकिंग से आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ बिल्डर्स होते हैं बढ़िया पैकिंग करते हैं। पैकिंग मतलब उनके यहाँ जाओगे तो प्रॉपर लग्जरी ऑफिस होगा, लग्जरी उसमें क्या नाम है, सब कुछ सिटिंग एरिया होगा, अपॉइंटमेंट का बड़ा अच्छा मेथड होगा, ऐसे कई ढेर सारी चीज़ें होंगी जो कि तुम्हें ऐसा महसूस हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग्जरी जगह पे आ गया हूँ मैं। और क्या बोलते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर कोई और बिल्डर होगा जो अनऑफिशियल तरीके से काम कर रहा होगा, वो हो सकता है 40-45 लाख या 50 लाख पर सेम क्वालिटी दे दे। ये बिल्डर्स कम से कम आपसे 80 से 90 लाख, हो सकता है 1 करोड़ रुपए ले लिया, यानी 30 to 50% के बीच में वो मार्जिन एक्स्ट्रा ले सकता है। देयर आर बिग पॉसिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ ये जो पैकिंग है उसके ऊपर से। तो आपको अपनी नॉलेज की पैकिंग करनी है। पैकिंग कैसे, कम समय में मैं कैसे क्या मैं कुछ ऐसे देख रहा था यार, कुछ पढ़ रहा था, उसमें ऐसा था कि पैकिंग जो है इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें हाँ ये शार्टिंग में तो देख रहा था, शार्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका हर शो देखता हूँ, सारे सीजन्स का देखा हूँ। तो उसमें ही देख रहा था कि उसमें अनुपम मित्तल एक आप लोग जानते होंगे जीवनसाथी.com, कौन सा .com है उनका, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि किसी से बात करते हुए कि आपका ये पर्सनालिटी तो अब निकल के आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि वो जो सामने वाली कंपनी का ऑनर था वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था अपनी सारी अच्छी चीज़ों को, पैकिंग नहीं दिखा पा रहा था। लास्ट में उसके मुँह से शायद गलती से निकला होगा कि उसका एक्चुअल मेथड क्या है, तो सामने वाले को रिजल्ट समझ में आया कि यार ये बेस्ट है। तो आपको अपनी पैकिंग बना के रखनी है कि हाउ मच नॉलेज आई है एंड यू हैव दैट 15 मिनट्स ओनली। उस 15 मिनट में कितना मैं इनको एक्स्ट्रा बता जाऊँ कि सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार इस बंदे को बहुत कुछ आता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सर वो मतलब एक तरीके से मैं बोलूँगा कि वो एक ट्राई देती है एक एम्प्लॉय पे। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉय, कभी कभार क्या होता है एम्प्लॉय बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, माइट वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन वो काम करने के टाइम पे वो ऐसा परफॉर्म करेगा कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। ऐसी हायरिंग भी होती है बहुत सारी, ऐसा लेकिन बहुत रेयरली होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत रेयरली होती है, रेयरली होता है। और आज के टाइम में देखो पैकिंग चलता है,
आज के टाइम पे पैकिंग चलता है और मैं अभी पैकिंग। सर लेफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी ऑफिस हाँ का टाइम हाँ, खत्म हो रहा कोई है, बात बंद हो नहीं, रहा है। मैं कोई बात कल नहीं। आपको अपना सर्वे का जो भी हाँ रहेगा मैं आपको ठीक बता ठीक। दूंगा। मैं लीव ओके कर रहा हूँ अभी मीटिंग के ओके बाद। ओके ओके। फरहान अपना माइक ऑन कर लेना उधर। फरहान ऑन है माइक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फरहान। फरहान आपने ई टैप्स के कितने लेक्चर्स कर लिए हैं? 19 ओनली 19। एंड रिज्यूम एंड पोर्टफोलियो आपका दोनों बन गया है? रिज्यूम हो गया सर आधा, लेकिन कंप्लीट नहीं है, और पोर्टफोलियो नहीं किया सर। इधर टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। आज पहले क्लास भी ज्वाइन कर लेते थे, अभी देख रहे लेट हो जाता है। हम्म। क्या तुम्हारा जॉब कैसा है, मतलब कितने बजे तक जॉब रहता है? जॉब का टाइमिंग है ऐसे तो है 10 to 6 है, लेकिन इधर कुछ बिल विल रहता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी बिल है, एमबी है, तो अभी तो 8 बज जाता है। ओहो, तो इसकी वजह से ही नहीं कवर अप हो पा रहा है। और उसके बाद सुबह 9 बजे ही आना फिक्स रहता है या फिर सुबह डिफर कर सकते हो? नहीं, वो तो ज़्यादा है, 9 बजे निकल जाता है। मतलब जो टाइम है वही पहुंचना है, आने का टाइम फिक्स नहीं है ना? हाँ, आने के और टाइम। तुम्हारा एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया अभी? 2019 से 5+ एक्सपीरियंस है सर। ईयर एक्सपीरियंस है। पे तुम्हारा 40 प्लस है कि अंडर 40 या फिर नियर 40? 40+। 40 प्लस है, तो मतलब तुम 50 प्लस या 50 के नीचे हो, 50 के आसपास? पूरा पूरा 50 के अप्रॉक्स, राइट? जी। तो अब देखो कैसे कि तुम अगर 50 के आसपास हो ना, तो अभी कैसे होता है कि काम तो तुम्हारा प्रेशर तो ज़्यादा है ही, है ना? तो थोड़ा सा ना अगर इसको अगर अपग्रेड कर लो, अपने ईटीएफ को थोड़ा सा भी अपग्रेड करोगे ना, तो ऐसी कोई कंपनी को वेट करना पड़ेगा फरहान कि जिसमें तुम्हें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और थोड़ा सा तुम करंट काम कर रहे हो, ये दोनों का काम मिले, तब तुम्हारा पैकेज मैच करेगा वो। मतलब ऐसी कंपनी जो तुम्हारा करंट वर्क है वो भी करती है और स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी करती है, ठीक है, वही तुम्हें हायर भी करेगी और वही तुम्हारा प्रेफरेंस भी होना चाहिए तुम्हारे सैलरी को मैच करने के लिए। सेम सिचुएशन रवि का भी है, तो इस ऐसे सिचुएशन में यही करना होता है। अब ये बताओ फरहान कि आप अभी नए अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे हो या फिर अभी कंफर्ट जोन में हो? नहीं सर, अभी नए अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, लेकिन 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि इंक्रीमेंट अभी जस्ट हुआ है, तो दूसरी कंपनी में पोर्टफोलियो दिखाना भी 3 मंथ्स का अकाउंट्स दिखाएंगे तभी तो इंक्रीमेंट होगा। ऐसे मेरी 1-2 जगह बात अभी चल रही थी, हाँ, लेकिन हम मूव नहीं करना चाह रहे। नहीं तो इंक्रीमेंट कितने परसेंट का है, परसेंट वाइज? परसेंट वाइज सर वो 20% का। 20% का है। नहीं देखो कैसे होता है कि 1 महीने बाद तुम्हें सर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए फरहान, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कंपनी का प्रोसेस ना 3 से 4 महीने लग जाता है पूरी तरीके से, तब तक तुम्हारे पास 2 से 3 महीने का स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि आपने 2 महीने का दिखाया तो 1 महीने का नहीं दिखाया, हमारा अप्रेजल हुआ था तो वो अभी कैसे। रिसेंटली सर एक इंटरव्यू मेरा पिछले हफ्ते हुआ है। हाँ वो ओमान की कंपनी है, हाँ तो वो बैंगलोर में G+30 की बिल्डिंग कर रही है, तो एज अ बिलिंग इंजीनियर हाँ हाँ। उसके लिए हुआ है सर। लेकिन उस HR से अभी नहीं हुआ, सिर्फ टेक्निकल राउंड हुआ था बस। अच्छा ठीक ठीक है, कोशिश करो कि ऐसे कुछ कर पाओ। मैं फरहान थोड़ी देर पहले डिस्कस यही कर रहा था कि देखो जॉब की एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब मेरा जॉब में स्ट्रक्ट हो गया हूँ मैं, ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अभी नहीं आई है, अब बहुत जल्दी आपको तुमको देखने को मिलेगा। जैसे तुम 80 के आसपास चले जाओगे तो तुम्हें स्ट्रक्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी तुम्हारे प्रोफाइल पे, ठीक है। तुम अपने आसपास देख लेना जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सेम प्रोफाइल पर दिक्कत हो जाती है, देखा है जी ऐसा? जी सर। और एक थोड़ा सा ना एक कंफर्ट भी आ जाता है, जैसे कि अगर हम एक कंपनी में कई सालों तक काम करें, हमने भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ऐसा लगने लगता है कि यार अभी मेरा नॉलेज बहुत डाउन हो गया है, पता नहीं मेरे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा दूसरे प्रोफाइल का इंटरव्यू, और मैं जाऊँ तो पता नहीं इस काम के अलावा कुछ और काम दे तो मैं कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। होता है सर ऐसा। ऐसा सिचुएशन बहुत तगड़ा आता है, और ये सिचुएशन मेरा तो लगभग 1 साल ख़राब किया हुआ है। तो इसलिए ये तुमको मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस कंफर्ट को खो दो। रीज़न ये है कि अभी खो दोगे तो अभी अचीव करना दूसरी नई नई चीज़ को बड़ा आसान है। एक टाइम के बाद तुम्हारा सर्टेन एज हो जाएगा 40 प्लस के बाद, तो तुम्हें ये चीज़ बड़ा अजीब लगेगा, मैं कैसे कम्पीट करूँ मार्केट से, ठीक है। जी सर। ये बहुत गंदा लगता है, फिर इंसान को ऐसा लगता है, और फिर कंपनी भी आपकी वैल्यू कम कर देती है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि इंसान अगर बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है तो इतना दिन तक रुकता क्यों मेरे पास, ठीक है। सही बात। ये आने लगता है सिचुएशन के बाद कि ये अगर कैपेबिलिटी है तो ये रुकता नहीं, ठीक है। कैपेबिलिटी की रिस्पेक्ट हमेशा करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसको इंसेंटिव देना पड़ता है। हम लोग एम्प्लॉय रखते हैं ना, तो हम लोग जानते हैं जो नहीं जाएगा उसको कैसे इंक्रीमेंट देना है, जो जाने का टेंशन हो सकता है उसको हम लोग को जो भी अलग तरह के बोनस हैं, जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं वो प्रोवाइड करते हैं,
ये समझ जाओ कि कम मतलब जिसका आईक्यू अच्छा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, तो कोशिश करो कि अभी नहीं तो 2-3 महीने बाद, बट प्लान करके जल्दी से शिफ्ट कर लेना। और अभी जब तुमने 19 किया तो तुम्हें बहुत सी चीज़ें भी स्ट्रक्चर में तुम्हें डाउट भी बहुत होंगे। जैसे डाउट है अभी बहुत सारे, लेकिन इधर टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा। एक आध हफ्ता के अंदर सब सेटल हो जाता है ना बिल उसकी तो फिर लिस्ट बनाओ, डाउट की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के मुझे भी शेयर करो। और फिर उसके बाद तुम बोलो कि सर मैं इतने दिन कर लेता हूँ इस लिस्ट को। ठीक है, देखो आज के टाइम में हर नॉलेज इतना इजी हो गया मिलना, बस समस्या हो गई कि इसीलिए और ज़्यादा इंसान नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, पहले क्या था कि चीज़ें मिलती नहीं थी जल्दी, बड़ी बड़ी, अभी मेरे बैकग्राउंड में इतनी किताबें हैं, इतनी किताबों को खोजना पड़ता था। आज के टाइम में देख लो गूगल तुरंत आंसर कर देता है। तो मतलब कुल मिला के इंसान के पास सुविधा तो हो गई, बट अब वो लर्निंग बंद कर दिया है। ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि जल्दी से तुम कर लो। अभी तुम्हारा अभी नहीं लिखेंगे तो मुझे मेंशन करना कि सर मुझे इन चीज़ों पर, स्किल में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर वीक हूँ, तो मैं उस पर कुछ काम करना चाहूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मुझे याद करके करना। और अभी कल मुझे एक्सेल सीट दोगे, तुम एक्सेल सीट का काम तो कर सकते हो, तुम तो फास्ट करते हो हाँ बिलिंग में। ठीक है, तो एक्सेल सीट पर जितने मैक्स लेक्चर हो जाएंगे उनका एक्सेल सीट कल सबमिट करना मुझे। ठीक है, जी ओके जी। एंड क्या बोलते हैं, राम प्रसाद मैथी जी, यस सर। मैथी जी आप क्या बोलते हैं, अभी ईटेप्स के आपके कितने लेक्चर हो गए हैं? 21। 21 हुए हैं। और आपको अभी क्या लगता है कि सर मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ अगर मैं अपना काम शुरू करूँ, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाऊँगा? लाइसेंस है या फिर अप्रूवल है, जो भी आपको समस्या लगती है इन स्ट्रक्चर टर्म्स। सर वो जो मैनुअल कैलकुलेशन में हम तो मतलब एक्सेल लोड तो मतलब सॉफ्टवेयर से निकलेंगे सब, मतलब मैक्सिमम एक्सेल लोड फाउंडेशन वाला। तो कैसे डिजाइन, मतलब मैनुअल डिजाइन एक्चुअली सही हुआ कि नहीं, यहाँ से बहुत दिक्कत आता है सर, कंफ्यूजन है। अच्छा, और ड्राइंग कैसे बनाएंगे ये वाला, कैसे बनाएंगे मीन्स कैसे सबमिट करेंगे? मतलब कैसे सबमिट करेंगे, मतलब कहाँ से लेके डिटेलिंग कैसे करेंगे। अच्छा, मतलब डिटेलिंग करने में कैसे सबमिट करेंगे, है ना? और क्या लगता है आपकी कोई डिज़ाइन करने में, जैसे सेस्मी की डिज़ाइन करने में दिक्कत आती है, विंड की डिज़ाइन, या फिर कुछ भी और लगता है, रिटेनिंग वॉल के बारे में कम पता है, या फिर कुछ भी ऐसा लगता है आपको? बताओ। रिटेनिंग वॉल तो सर नहीं पता है नहीं सर, नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब कम। तुम्हें जो मतलब तो एग्जांपल मैंने दिया, आपको क्या लगता है कि मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं अपने, क्योंकि आपको तो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं अपने काम को स्टार्ट करूं तो मैं कहाँ फंस सकता हूं सर क्लाइंट पर्सपेक्टिव से? बस ये दो चीज़ें हैं या फिर हर जगह और क्लियर होता है? ये दो चीज है सर, और ओके, थियोरेटिकल थोड़ा सा मतलब नॉलेज कम में, वो प्रैक्टिकल से, मतलब प्रैक्टिकल अभी साइट हम विजिट कर रहा हूँ तो चल रहा है धीरे धीरे सर। और आपका क्लास करके तो ज्यादा फायदा हुआ। वही मतलब कैसे होता है कि थियोरेटिकल के लिए अब क्या देंगे ना हम आपको, हम नोट्स दे देंगे बेसिकली, बट एट द लास्ट वो नोट्स पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, सही अभी बात जैसे अभी मैंने ई टैप्स के अगर आपने देखे हो तो परसों नरसों मैंने जो दिया था, इतना बेहतरीन सारे क्वेश्चंस निकाल दिया है। आईएएस कोड के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, मतलब क्वेश्चंस, ऑटोकैड के सारे क्वेश्चंस, ई टैप के सारे क्वेश्चन, स्टैट के सारे क्वेश्चन, सेव के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बना के विद आंसर्स मैंने खुद बनाया है। ठीक है, बना के दे दिया है। है। अभी आज बीआईएम वाले बैच के बच्चों के लिए रेविट आर्किटेक्चर पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर पे, एमईपी पर, नेविस्वर पे, टेक्ला पर, मैंने सारी लिस्ट बना ली। लगभग 250 क्वेश्चन मैंने बनाया। अब बेसिकली मैं बना के उनको सिर्फ दूंगा, यही मेरा काम हो सकता है ना। एट द यस लास्ट सर, पढ़ना तो आपको है। आप हमको तो पढ़ना है सर। वो हाँ और एक बात है, हाँ, जो मैनुअल मतलब कॉम्बिनेशन जो डालना था, मतलब कैसे डालेंगे मैनुअल कैलकुलेशन, तो बाद में क्या है मतलब खोजना पड़ता है देखिए तो। उसके लिए कैसे करना पड़ता है ना, मैं आपको एक पीडीएफ देता हूँ, उस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी बिल्डिंग को मैनुअली डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो उस भी आपको उसको देखेंगे, क्योंकि कैसे होता है कि मैनुअली हर बिल्डिंग को उसको देखते ही आपको समझ आ जाएगा कितनी बिल्डिंग को मैनुअली किया जा सकता है, सबको किया ही नहीं जा सकता। तो उसमें से किसी एक फ्रेम को पकड़ के, एक फ्रेम का जब डिज़ाइन आप कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा लोड इस फ्रेम में कैसे आता है। सपोज कॉलम की डिज़ाइन है, ठीक है, अब कॉलम की डिज़ाइन में हम कैसे डेड लोड को मानते हैं, ठीक है, लाइव को कैसे मानते हैं, स्लैब का लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक कॉलम का डिज़ाइन आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा। फिर आपको फील आने लगता है कि हाँ ये लगभग इतना ही आएगा इस चीज़ को लेके। तो क्या मतलब कि हर समय पर ये संभव नहीं है कि हम मैनुअली जाएंगे, बट हमको पता तो है कि आता कैसे है।
ठीक है, हाँ तो बस ये पता करिए कि हमको आता कैसे है, उसके लिए मैं नोट्स देता हूँ। बाकी क्या बोलते हैं, सारी बिल्डिंग का डिज़ाइन करना मैं खुद रिकमेंड नहीं करूँगा। आज के टाइम में रेयरेस्ट नहीं केस में सारी कोई करता बिल्डिंग है। नहीं सर, कोई भी मेंबर उठ मतलब एक कॉलम एक बीम हाँ, एक स्लैब बस यस यस यस, और चलेगा। फाउंडेशन। तो ओके, ये वाला कैसे करेंगे तो आपको मैं मैनुअल मैं नोट्स तो मैं सर दे रहा हूँ, समझ गया मैं। इसीलिए मैं सबके उस पर फर्स्ट। वर्क करने वाला हूँ, जिससे कि हम लोग इस चीज़ को और इफेक्टिव कैसे कर सकें। ठीक है, हर किसी को ठीक जैसे है अपने सर। काम को अच्छा करना चाहिए। हाँ जी बोलो। और एक बात है सर, जो आपको अब बोला मतलब पूछना था, जो कंसल्टेंसी मतलब फार्म बनाने के लिए कहाँ से लाइसेंस निकलेंगे, तो ये वाला आप हाँ बिल्कुल, मैं मतलब लाइसेंस का पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, उसकी प्रॉपर क्लास लेके बता देता हूँ। बट अभी आज नहीं करूँगा, आज सबका मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके सबको फिनिश करूँगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ठीक है क्लास ठीक मत है। अब्सेंट करना, क्योंकि किस दिन क्या बताऊँगा मुझे भी आइडिया नहीं है। ठीक है, नहीं सर, आपको नहीं, मतलब आपको गांव क्लास में मतलब प्रयागराज प्रयागराज गया था, आज लौटा अच्छा, हूँ, इसलिए थोड़ा सा 2 दिन। ओके चलो बढ़िया है। ठीक है, बताना था तुमको अगर कोई दिक्कत होती तो उस शहर में। वैसे अभी इतने लोग जा रहे हैं कि हम लोग भी अभी किसी को भेजने के लिए थोड़ा शर्म लग रहा है कि किसको बोलूँ कि जाओ थोड़ा गाइड कर दो, थोड़ा घुमा दो। क्योंकि एक बार किसी को बोला जा सकता है ना। अभी मेरे कल भी फ्रेंड गए थे, परसों भी गए थे। तो एक फ्रेंड को बोला मैंने, वाला यार थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो गया। दूसरे को बोला थोड़ी हेल्प कर दो, अब मैं उसको फिर से बोलूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए भी इनकन्वीनियंट है। बट मुझे अच्छा लगता है कि जब तक मैं था प्रयागराज में, जो भी लोग आते थे तो जो मेरे हिसाब से हो सकता था, रहना खाना एंड एवरीथिंग, मुझे अच्छा लगता है कि ये एक तरीके से ना कहते हैं ना कि नर ही तो नारायण है। तो हम लोग उस माइंडसेट से हाँ, काम करते सही हैं बात कि सही बात। तो हम लोग हाँ जितना सेवा हो सकता है करते हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है थैंक यू। एंड तो संगम नोच पे नहाए कि कहाँ पे नहाए थे तुम? अरेल घाट पे नहाए? सर कहाँ पर तुमने स्नान किया था? वहाँ पर अरेल घाट में किया था कि हम संगम में? मतलब संगम में संगम में किया था, ठीक है। वो जो मतलब पहाड़ में जो एक तो आश्रम है ना, बड़ा बहुत बड़ा आश्रम है। हाँ आश्रम देख रहा हूँ। वो वो क्या गंगा तीर्थ क्या का आश्रम है। परमार्थ वो- निकेतन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उधर ही नहाए थे, समझ गया। ठीक है। एंड रवि, सॉरी रवि व्यास जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। रवि, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी यार। रवि, हेलो। हाँ रवि। यस रवि, सर, रवि यस। टैब का तुम्हारा कितना लेक्चर हो गया है? सर ऐसे मैं ऑलमोस्ट सारे देख चुका हूँ, हाँ, वेरी गुड। 37 तक। अरे वाह। एंड रिज्यूम पोर्टफोलियो दोनों बन गया है तुम्हारा? सर रिज्यूम बन गया, पोर्टफोलियो नहीं हो पाया। एंड अप्लाई अभी कितनी कंपनी में किया टिल नाउ? अप्लाई तो सर एक बार ही किया था, उसके बाद नहीं हो पाया था। अप्लाई करना पड़ेगा रवि। अच्छा रवि, अब बताओ कि आपको क्या लगता है? सर मैं यहाँ पर फंसता हूँ, ठीक है, जो इन लोगों ने बताया उसके अलावा। सर मुझे सेम मेन तो एक थ्योरेटिकल का है और एक कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज है मेरा। जब इंटरव्यू होता है तो मैं कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। देखो कॉन्फिडेंस तो क्या है, पहला इलाज तो कॉन्फिडेंस का ये है कि हमारा टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, यस। जैसे कि अगर मैं घर पे डेली चाय बनाता हूँ, तुमने बोल दिया कि लाल किले पर बनाना है और जितने देश के महत्वपूर्ण लोग हैं उनको पिलाना है। अगर मैं घर पे रोज़ बनाता हूँ तो मुझे हेजिटेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है उसको कैसे बनाना है ना। लेकिन अगर मैं यस। पहली बार बनाने जा रहा हूँ तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की चीनी ज़्यादा हो जाएगी कि चाय पत्ती ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली जब उस चीज़ को हम हैबिट बना लेते हैं कि यार मैं कर तो रोज़ तो करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने कई ढेर सारे अलग अलग कंपनियों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ, कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड किया हुआ। बिलीव करो भाई, अभी पहले लगता था नो डाउट, जब हम लोग नए थे तो ऐसा लगता था कि क्या बताऊँगा, एम्प्लॉई हैं पता नहीं क्या पूछेंगे। अब हमें पता होता है कि पूछेंगे क्या, और हमें पता होता है कि प्रेजेंट क्या करना है। अभी मैं पीछे बैंगलोर की एक कंपनी के लिए किया, बट उनका रिकॉर्डिंग वगैरह डालना अलाउ नहीं होता है बेसिकली। तो उन कंपनी के लिए किया, हमें पता था कि वो पूछ क्या सकते हैं, सारा कुछ उनको आंसर किया और पूरी ट्रेनिंग अच्छे से तरीके से चली। 3 दिन का ट्रेनिंग था कि एक तरफ से एक तरफ तक फिनिश करना था बेसिकली सॉफ्टवेयर को। तो क्या होता है कि जब हम काम को रोज करने लगते हैं रवि, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कई इंटरव्यू देना पड़ेगा रोज, मतलब कई इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जब कई इंटरव्यू दोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। अब तुम एक ही जगह अप्लाई किए हो, तो कॉन्सेप्ट सीधी सीधी बात है कि गड़बड़ तो होगा ही।
अप्लाई यस करो, सबसे पहले अप्लाई करो, क्योंकि देखो अप्लाई करना है कैसे तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब तो तुम्हें ये भी आइडिया लग चुका है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछते हैं, ठीक है। यस तो अब वो भी तुम्हारा आइडिया क्लियर है। अब स्टेप तुम्हारे हाथ में है। जाऊँ, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ रिजेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। अभी जैसे रियंका गई JW में, रिजेक्ट हो गई, लेकिन अब इनको वहाँ से बहुत से लर्निंग मिल गई कि मैं रिजेक्ट क्यों हुई। अब इनको इस पर काम करना है। एक लड़का है BM कंपनी में 4-5 कंपनी में रिजेक्ट हो गया। अब मैं श्योर हो गया हूँ अब जाएगा वो तो हो जाएगा उसका, क्योंकि जहाँ जहाँ वो रिजेक्ट हुआ वहाँ वहाँ पर उसने काम करके उसको मजबूत कर लिया उस पोर्सन को। गॉट इट? तो ये करो, ठीक है। सर अभी सर रिजेक्ट होने के बाद दोबारा से उसी कंपनी में जाएगा? 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, अच्छा हाँ 6 महीने बाद कोशिश करना चाहिए कि जो जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हो पहले उसमें इंटरव्यू मत दो, पहले दो उन कंपनियों में जिसमें आप नहीं करना चाहते हो एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा अच्छा जब वहाँ से एक्सपीरियंस हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, तब उसमें अप्लाई करो जिसमें जाना है, ओके ठीक है। ये तरीका होता है। उल्टी सीधी कंपनी में जाओ, मतलब तुम्हें स्टेट में इंटरव्यू देना है ना, ऑटोकैड पे जाओ, ठीक है। ये उनको बता रहा हूँ जो जॉब में नहीं है, क्योंकि उनके पास समय है, और उनके पास समय है तो क्या बोलते हैं उन्होंने अलग अलग कंपनी में एक्सपीरियंस, क्योंकि जो जॉब में उनको छुट्टी लेना पड़ेगा, कंपनी में बताना पड़ेगा, कंपनी वाला बोलेगा मत जाओ, ये तरीके की समस्या, झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती है कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी एक समस्या बनती है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। तो उनको तो स्ट्रक्चर की कंपनी में करना पड़ेगा, राइट रवि। लेकिन जो जॉब में नहीं है उनको तो यार भर भर के अप्लाई करना चाहिए, भर भर के इंटरव्यू देना चाहिए, मतलब डेली उनका एक ऑनलाइन इंटरव्यू तो शेड्यूल होना ही चाहिए। रिजेक्ट होके आऊँगा, इंटीरियर की कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप बहुत ज़्यादा। मेरी तो इंग्लिश वीक थी तो क्या बोलते हैं, हम लोग के पास तो कीपैड वाला मोबाइल होता था, हम लोग क्या करते, ढेर सारी कंपनी अप्लाई करते थे, कंपनी से कॉल आता तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सर किया है। इंटीरियर में क्या तो स्ट्रक्चर का हम प्रेफरेंस देंगे क्या? नहीं मतलब नहीं, ये जस्ट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस की बात हो रही है, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के बिल्डअप के लिए। अभी हमको इंटरव्यू देना है ना, ठीक है, इंटरव्यू देना है, वो भी घर से बैठ के देना है, कहीं पर भी अप्लाई करो। हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम ज्वाइन करो, ठीक है सर। ज्वाइन करने के लिए तो हमारा एक लास्ट प्रावधान बना हुआ है कि हमें स्ट्रक्चर की ये टॉप कंपनी से यहाँ करना है, बट प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। एक सोल्यूशन हो गया, चलो मॉक इंटरव्यू दे दिया, एक दिन दिया ना, हफ्ते भर क्या कर रहा हूँ, प्लान करो कि आज कहीं पर इंटरव्यू मेरा हो जाए, ठीक है। टेलीफोनिक कई इंटरव्यू आते हैं तो टेलीफोनिक इंटरव्यू उनको अटेंड करो, बहुत अच्छा होगा आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए रवि। जब आप 5-6 कंपनी में रिजेक्ट होके, बस इतना याद रखो वहाँ रिजेक्ट क्यों हुआ था, ये नहीं याद रखे तो बेकार होगा एक्सपीरियंस फिर, ठीक है। यस ओके वो तो सर दूसरा एक बोलो, मैंने जो आपको बताया भी था टेप वाले में, तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा मेरा। ई टाइप में क्या कोई डिज़ाइन कर रहे थे? आशीष आशीष हॉस्टल का जो हाँ हाँ डिजाइन किया था वो पास नहीं हो रहा था तुम्हारा, हाँ ठीक है, कल ही देख लेंगे उसको, ठीक है। यस और क्या बोलते हैं, इसका मुझे ना एक्सेल शीट कल सबमिट कर दो रवि, जितने लेक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तुमने किया था ठीक है पीछे, सर। अपडेट चाहिए, हाँ ठीक है, ओके सर। ठीक है। विधि अपना माइक ऑन करो डियर। यस सर। विधि आपने ई टाइप के कितने लेक्चर किए हैं? सर कम है सर, 20 की दिखे है अभी तक। और रिज्यूम पोर्टफोलियो आपने दोनों बना लिया है फिर एक बनाया अभी तक? सर दोनों बनाया है सर। ओके। एंड क्या बोलते हैं, आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पर प्रोफाइल क्या है आपकी? सर मैं ना वो अप्रेंटिसशिप जैसे होती हाँ है वही ट्रेनिंग वैसे, इंजीनियर्स का, हाँ राइट? हाँ। सो वहाँ पे अभी वो एस्टिमेट का ही है फिलहाल, मतलब एस्टिमेट का काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ। पर सर मैं अभी वो डिज़ाइनिंग यहाँ पे जो लोकल फॉर्म्स होते हैं उसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। कितनी कंपनी में किया अभी? सर 1-2 किया है, अभी मंडे को एक इंटरव्यू है, अच्छा, मतलब ये मतलब प्रैक्टिकली मतलब टेस्ट है सर, हाँ हाँ हाँ, बोला है मैंने। टेस्ट है मतलब मेरा, हाँ सर मेरा मतलब फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मतलब थोड़े महीनों के लिए यहीं पे गोवा में लोकल फर्म्स हैं उनसे मतलब वहाँ पे अंडर काम करके बहुत बढ़िया, फिर कहीं बाहर का मतलब कंपनी से अप्लाई करना, बहुत क्योंकि बढ़िया। सर मुझे सर मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, तो सर मुझे वो ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब आप बताते हो कि मतलब अभी तो मुझे सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ रहा है और मतलब लोग मतलब समझ आ रहा है, ओके मतलब कॉलम का ऐसे मतलब 350 450 ऐसे लेते हैं, पर ऐसे मुझे प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मतलब सही से मतलब कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस से ही आएगा मुझे। तो मैं वो अभी
फॉर्म में अभी लोकल यहाँ पे थोड़े महीने काम करूँगी हाँ और उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस लेके बाद में मतलब बाहर के आउट ऑफ गोवा या वैसे हाँ बड़े ये शहरों करना में प्रयास चाहती हूँ। करूंगी कि और अच्छा जॉब लगे। हाँ हाँ, ठीक है, ये क्योंकि बिल्कुल पहले होना मुझे चाहिए। वो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं आते थे, हाँ कुछ नहीं आता था सर अभी। सॉफ्टवेयर एक्सेस आ गया है, बट कॉन्फिडेंस के लिए सही बात है हाँ कि आपने 2-4 प्रोजेक्ट कर हाँ लोगे ना तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ, और वो काम करते करते लाइव प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा हाँ मतलब हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे क्योंकि हो। अभी मुझे पता है कि उतना मेरे से मतलब बाहर के कंपनीज में नहीं होगा सर। और हाँ मतलब बाहर रहूंगी तो वो भी मतलब सैलरी भी उतनी होगी नहीं। अभी सैलरी के लिए तो तुम मत बात सोचो, में अभी सोचो कि मुझे सीखना है। हाँ ठीक है, हाँ वही सर, इसीलिए यही पे मतलब अच्छे से करके फिर हाँ बाद में अप्लाई कर सकती हूँ ना, यस इसीलिए यस वैसे सोच ठीक है, के। सैलरी सेकेंडरी, फर्स्ट यू नीड टू लर्न। ठीक है, हाँ सीख लोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हाँ सर। अपने आप तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कल को तुम बाहर चले गए या फिर हो सकता है तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, फ्रीलांसिंग काम उठाने लगो, घर से डिजाइन करके दो, तुम्हारा कितना अच्छा ऑफिस जैसा काम हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना, हाँ काम सर। को सीखने के बाद बहुत हाँ सी चीज़ें हैं जहाँ से आप मोनेटाइज कर सकते हो काम को। गॉट इट। हाँ हाँ तो मोनेटाइज के बहुत मेथड है, ये सर। बस फर्स्ट तुम्हें सीखना है। ठीक है, हाँ सर। ओके तो वो थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है ना ये अप्रेंटिसशिप का, तो थोड़ा वो मैनेज नहीं हो पाया मेरे से हाँ लेक्चर्स में। अभी वो कर रही हूँ कोई कवर बात अप नहीं, करने के आराम लिए। से करो, रिलैक्स होके करो, बस इतना ध्यान दो कि मुझे कैसे है कि जहाँ पे मेरा टाइम स्पॉइल हो रहा है उन चीज़ों को मुझे हटाना है, रोकना है। ठीक है, और सही हाँ तरीके से इफेक्टिव तरीके से हो जाए। फिलहाल जॉब के साथ प्रॉब्लम तो होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू कर सर। लेना यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, हाँ सर। तो करो और क्या बोलते हैं, कोशिश करो कि 1-2 कंपनी में तुम अपना इंटरव्यू क्रैक कर लो। तुम्हें कॉन्फिडेंस के अलावा और हाँ क्या प्रॉब्लम आती है तुम्हें अभी अभी के लिए, जो तुम्हें लगता है कि सर ये ठीक हो जाए तो मेरा अच्छा हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर चीज़ सर जो प्लीज। सर मतलब मुझे खुद से मतलब कॉन्सेप्ट्स और रिवाइज करके वो है सर, मतलब खुद तुम्हें से पता है करके। बट करना है तुम्हें बेसिकली अपने एंड पे। हाँ हाँ वैसा है। चलो ठीक है, ठीक है तो करो एंड क्या बोलते हैं जो भी करना, बस उसका ना एक एक्सेल सीट जरूर बनाना। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि चीज़ें जो रिवाइज इंसान करता है ना, जैसे कि अभी देखो मैं ना कभी कल से एक बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बुक है क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी बुक है, डोंट लूज आउट वर्कआउट। ठीक है, अब ये बुक है, अब ऐसे मैंने कई बुक्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि सारी बुक्स की मेमोरी कैसे याद रह पाएंगी। हाँ ठीक है, सर। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख लेता हूँ, मैं अपनी डायरी लिए रहता हूँ, इसी डायरी में लिख लेता हूँ। तो एटलीस्ट अब क्या हो गया कि मेरे पास जो कुछ मेरी चुनिंदा बुक्स हैं, जो 10-15 बुक्स मुझे जो बहुत अच्छी लगती हैं, उन बुक्स की समरी जो है मुझे रट गई है। एक मेरी आदत ये है, दूसरी आदत मेरी ये है कि मैं घर में किसी को सुना दूंगा या किसी फ्रेंड को सुना दूंगा उसकी स्टोरी। तो स्टोरी से क्या होता है, स्टोरी मतलब मेरा एम क्या है, मेरी प्रैक्टिस हो जाए। राइट, तो तुम्हें क्या करना है कि तुमने जो सीखा हुआ है उसको अगर एक्सेल नहीं करोगी तो तुम्हें पता ही नहीं चले, क्योंकि पढ़ा तो अब तक भी कितना कुछ है ना, कॉलेज से लेके अभी तक में सारी चीज़ें बहुत कुछ सीखा हुआ आपने, बट उन सारी चीज़ों का कोई रिकॉर्ड है नहीं। लेकिन अगर रिकॉर्ड होता तो रिकॉल करते 5-5 मिनट में सब रिवीजन हो जाता। हाँ ठीक है, इसलिए सीखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है उसको सीख के स्टोर करना। ठीक है, अभी तुम इंस्टाग्राम चलाते हो कि इंस्टाग्राम पे कितने लोग ज्ञान देते हैं, ये खाने से ये फायदा होता है, ये करने से ये होता है, ऐसे आप एक्टिव पैसे बना सकते हो, ये पता नहीं कितनी चीज़ें बताते हैं, पर कुछ याद रहता है नहीं नहीं। ठीक है, नहीं। यही प्रॉब्लम होती है अगर इंफॉर्मेशन का एक्सेस ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, तो इसको स्टोर करने का तरीका एक्सेल सबसे बेहतर रहेगा कि एटलीस्ट मैंने जो आज पढ़ा, जो तैयार किया, उसको मैं रिकॉर्ड रख लूँ। ठीक है, ओके इसको सर। डेली बेसिस पे अभी तुम जो तैयारी करोगी, पहले तो तुम्हें लिस्ट बना लेना चाहिए कि मेरी वीकनेस कहाँ कहाँ पर है, फिर लिस्ट बनाना चाहिए कि आज ये ख़त्म कर दिया, आज ये ख़त्म कर दिया, आज ये ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली जब तुम उसको फिनिश करने लगोगे तो तुम्हें धीरे धीरे ऐसा लगेगा हाँ यार अब तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है बेसिकली। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मंगेश जी अपना माइक ऑन कर लेंगे। मंगेश जी, ठीक है, मे बी इज नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो, यस हेलो यस हाँ मंगेश, सर। आपके इतिहास में कितने लेक्चर हुए हैं? सर लोड कॉम्बिनेशन वाला 30 देखा है शायद। 30 लिखा हुआ है। रिज्यूम पोर्टफोलियो हाँ दोनों बना हुआ है आपका रिज्यूम पोर्टफोलियो?
नहीं सर, दोनों भी बनाया नहीं। अभी वो पोर्टफोलियो में तो डालने के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर डालना डालना पड़ेगा ना और उसमें। अप्लाई कितनी कंपनी में किया आपने? सर अभी बीए कंप्लीट ही नहीं हुई है मेरी। अच्छा, अभी आपको जॉब पे नहीं देखना बेसिकली, लेकिन अपने इसी मतलब साल जॉब आप अभी जो है जो जॉब है वही चल रहा है अभी, लेकिन जब बीए कंप्लीट होंगे उसके बाद वो देखूंगा। देखना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि तुम्हें अभी तक में क्या लगता है कि सर मैं क्या बोलते हैं, सीख तो रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरी ये एक प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मैं नहीं सीख पाया हूँ। मुझे अभी जितना टाइम देना चाहिए उसको उतना टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। टाइमिंग इशू है। अन अन वो ऐसा हो रहा है कि मतलब टाइम अब एक मतलब संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन संडे को भी कुछ ना कुछ काम रहता है। अब इस संडे को एक प्ले आउट डालने जाना है, उतना टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। कुल मिला के टाइमिंग उतना नहीं दे पा रहे हो जितना तुम चाहते हो देने के लिए, राइट? तो ठीक है। इसको 2-3 घंटे ही दिन, मतलब दिन के 2-3 घंटे ही दे पा रहा हूँ, उतने में होगा नहीं सर। वो प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी उसकी। हाँ, प्रैक्टिस तो लगेगी, क्योंकि यार टाइम तो हर चीज़ का सलूशन है। ठीक है, अगर टाइमिंग नहीं देंगे ना तो चीज़ जो बनेगी उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी आइडियली बननी चाहिए। नहीं, मैं अभी सोच रहा हूँ सर कि जब कॉलेज खत्म हो जाऊंगा तब 2 महीने लूंगा छुट्टी, मतलब उसके दूंगा 2 महीने पूरे पूरे। हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी कैसे है ना कि अभी तुमने ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा उठा लो कि एटलीस्ट एक्सेल में ये तो ज़रूर बना लो कि मुझे करना क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पर मैं गड़बड़ करता हूँ। ठीक है। नहीं, मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है सर, मतलब यस। मेंटेन कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो एक्सेल सीट में एक कॉलम बनाओ कि मेरी ये चीज़ों पे प्रॉब्लम है। जैसे ही मेरा ये ख़त्म होता है तो जो भी मेरे पास समय आएगा, 1 महीना 2 महीना, उसमें मैं इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। ठीक है, बस इतना सा कर लो कि मैंने जितना किया हुआ है उसको पैक कर लिए ना, या फिर जितना तुम कर सकते हो उसको अगर तुमने पैक कर लिया है ना, तो तुम महंगे रेटों में अपने 9 घंटे का टाइम स्पेंड कर पाओगे। ठीक है, उसी 9 घंटे को तुम्हारे साथ वाले हो सकता है क्या बोलते हैं 9,000 लेके जाएं घर, और तुम हो सकता है 9 की जगह पर 90,000 लेके जाओ। तरीका एक है पैकिंग। मतलब सर अभी जो है ना, अभी ऑफिस पे जो मिलता है वो हाँ 15 के मिलता है,